बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सूर्यनगर। ये राज्य पहाड़ों और नदियों के बीच बसा हुआ था। चारों तरफ हरियाली, साफ सुथरी गलियां, खुशहाल लोग और सबसे बड़ी बात, वहां का राजा बहुत न्यायप्रिय था। राजा वीरेंद्र सिंह अपने न्याय और दया के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। हर सुबह वो दरबार लगाता, लोगों की समस्याएं सुनता और तुरंत न्याय करता। अगर किसी गरीब के साथ अन्याय होता तो राजा खुद खड़ा होकर उसका हक दिलाता। लोग कहते थे, ऐसा राजा भाग्य से मिलता है। लेकिन राजा की सबसे बड़ी चिंता थी उसकी 3 बेटियां। तीनों राजकुमारियां बेहद खूबसूरत थीं, गोरी और नाजुक, हमेशा महंगे कपड़े और गहनों में रहतीं, खुद को सबसे सुंदर समझतीं। तेज, बहादुर और घुड़सवारी में माहिर, हमेशा खुद को सबसे ताकतवर मानती। शिकार और तीरंदाजी का शौक। चंचल, नटखट और बहुत चालाक, गाने, नाच और महफिलों की शौकीन, खुद को सबसे समझदार मानती। तीनों बहनों में एक चीज समान थी, एक दूसरे से जलन। अगर आर्या नया हार पहनती तो काव्या उससे महंगा हार मांगती और तन्वी कहती, मुझे इन दोनों से बेहतर चाहिए। अगर काव्या नया घोड़ा लाती तो आर्या भी वही मांगती और तन्वी कहती, मुझे सबसे तेज घोड़ा चाहिए। राजा वीरेंद्र सिंह उन्हें समझाते, बेटियों, जलन इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। तुम तीनों बहनें हो, एक दूसरे से प्यार करो। लेकिन तीनों बस सिर हिला देती और फिर वही गलती दोहराती। महल में काम करने वाली दासियां भी आग में घी डालती थीं। एक दासी आर्या से कहती, राजकुमारी काव्या आज शिकार पर गई है, आप उनसे पीछे रह जाएंगी। दूसरी काव्या से कहती, तन्वी ने आज नई महफिल सजाई, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। तीसरी तन्वी से कहती, आर्या सबसे सुंदर लग रही थी आज, आपको भी कुछ खास करना चाहिए। इस तरह तीनों बहनों के बीच नफरत बढ़ती गई। दूसरी तरफ उसी राज्य के एक गरीब इलाके में रहता था एक लड़का, आरव। आरव एक साधारण मजदूर था, लेकिन उसका चेहरा किसी राजकुमार से कम नहीं था। साफ आंखें, मासूम चेहरा, मजबूत शरीर। लेकिन उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। वह अपनी बीमार मां के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहता था। छत टपकती थी, दीवारें कमजोर थीं और खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे होते थे। आरव सुबह से शाम तक मेहनत करता, अनाज के बोरे उठाना, गाड़ी खींचना, बाजार में सामान पहुंचाना, सिर्फ एक वजह से, अपनी मां का इलाज करवाने के लिए। हर रात वो अपनी मां के पास बैठता और कहता, मां, बस थोड़ा और इंतजार करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मां मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता। एक दिन आरव के मालिक ने उसे कहा, आज महल में अनाज पहुंचाना है, तुम जाओ। आरव ने पहले कभी महल नहीं देखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतना बड़ा महल कैसा होगा? वह अनाज के भारी बोरे लेकर महल पहुंचा। ऊंची ऊंची दीवारें, चमकते दरवाजे, सुंदर बाग, सब कुछ देखकर वह हैरान रह गया। जैसे ही वह बोरे उतारने लगा, महल की सबसे बड़ी राजकुमारी आर्या की नजर उस पर पड़ी। वह ठहर गई। उसने कभी इतना सुंदर लड़का नहीं देखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और दूर खड़ी काव्या और तन्वी ने भी उसे देख लिया और उनके दिल में भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लेकिन साथ ही जलन की आग भी भड़क उठी। तीनों के मन में एक ही बात आई, ये लड़का सिर्फ मेरा होना चाहिए। अब क्या होगा? क्या तीनों बहनों की ये जिद एक नई मुसीबत लाएगी? और क्या आरव की जिंदगी बदलने वाली है या और कठिन होने वाली है? महल के बाग में खड़ी तीनों राजकुमारियां अब भी उसी लड़के आरव को देख रही थीं। आर्या की आंखों में पहली बार किसी के लिए चाहत दिखी, लेकिन उसी पल काव्या और तन्वी की आंखों में जलन की आग जल उठी। आर्या धीरे धीरे आरव के पास आई। उसकी चाल शाही थी, चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। उसने सख्त आवाज में कहा, ए लड़के, तुम यहां क्या कर रहे हो? आरव ने तुरंत झुककर जवाब दिया, राजकुमारी जी, मैं अनाज के बोरे उतारने आया हूं। उसकी आवाज में नम्रता थी और यही बात आर्या के दिल को छू गई। इतना सीधा,
इतना शांत? ऐसा कोई महल में नहीं है। आर्या मन ही मन सोचने लगी। दूर खड़ी काव्या ने यह सब देखा। वो गुस्से में बोली, तो ये बात है, दीदी को ये लड़का पसंद आ गया। तन्वी ने आंखें सिकोड़कर कहा, लेकिन मैं उसे आसानी से नहीं मिलने दूंगी। अब ये सिर्फ पसंद नहीं रही, ये एक प्रतियोगिता बन चुकी थी। उस दिन के बाद तीनों राजकुमारियों ने अलग अलग तरीके से आरव को महल बुलाना शुरू कर दिया। अगले दिन आर्या ने सैनिक भेजा, उस मजदूर को बुलाओ अभी। आरव डरते डरते महल पहुंचा। आर्या ने जानबूझकर उसे काम दिया, ये बोरे ठीक से रखो और जल्दी करो। वो सख्त दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार आरव पर ही जा रही थीं। दूसरे दिन काव्या ने बुलवाया, मुझे घोड़ों की देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। आरव को पूरे अस्तबल का काम दे दिया गया। काव्या बोली, अगर ठीक से काम नहीं किया तो सजा मिलेगी। लेकिन असल में वो सिर्फ उसे अपने पास रखना चाहती थी। तीसरे दिन तन्वी ने बुलाया, आज महफिल है, सब तैयार करो। आरव को सजावट, सामान सब कुछ करना पड़ा। तन्वी मुस्कुराते हुए बोली, तुम अच्छे काम करते हो, रोज आना। अब हाल ये हो गया कि आरव को रोज महल बुलाया जाने लगा। कभी आर्या, कभी काव्या, कभी तन्वी, तीनों उसे अलग अलग काम में उलझाती। आरव समझ नहीं पा रहा था, मैंने ऐसा क्या किया है जो ये राजकुमारियां मुझे बार बार बुला रही हैं? वो थक जाता, परेशान हो जाता, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकता था। उधर उसकी मां की हालत और खराब होती जा रही थी। खांसी बढ़ गई थी, सांस लेने में तकलीफ। एक रात मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा तू बहुत थक जाता है, मेरी चिंता छोड़ दे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। मां, आप ही तो मेरी दुनिया हो। तीनों बहनें अब खुलकर एक दूसरे से लड़ने लगी। आर्या, वो लड़का मुझे पसंद है। काव्या, नहीं वो मेरा है। तन्वी, तुम दोनों भूल जाओ, वो सिर्फ मेरा होगा। अब ये सिर्फ जिद नहीं रही, ये एक खतरनाक जुनून बन चुका था। एक रात आरव बहुत परेशान होकर बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो सजा दो, लेकिन मुझे इस मुसीबत से निकालो। और उसी रात उसने एक बड़ा फैसला लिया, मैं ये शहर छोड़ दूंगा। क्या आरव सच में शहर छोड़ देगा? क्या तीनों राजकुमारियां उसे जाने देंगी? और आगे क्या होगा? उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, आरव चुपचाप अपना घर छोड़कर निकल पड़ा। उसके हाथ में एक छोटा सा झोला था, आंखों में आंसू और दिल में भारी दर्द। जाने से पहले वो अपनी मां की कब्र के पास गया, घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, मां, मैं यहां नहीं रह सकता। हर दिन एक नई मुसीबत बन गया है। आप होती तो मुझे रास्ता दिखाती। उसने मिट्टी को छुआ, आंसू गिरते रहे। मां, मेरे लिए दुआ करना। फिर वो धीरे धीरे वहां से उठ गया और अंधेरे रास्तों में खो गया। पूरी रात चलने के बाद सुबह होते होते वो एक छोटे से गांव पहुंचा। गांव शांत था, हरे भरे खेत, साधारण लोग। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, धीरज काका। सफेद बाल, कमजोर शरीर, लेकिन दिल बहुत अच्छा। काका ने पूछा, बेटा कौन हो, कहां से आए हो? आरव ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। काका की आंखें भर आईं। तू बहुत सह चुका है बेटा, अब तू यहां रह, मैं अकेला हूं, तू मेरा बेटा बन जा। पहली बार आरव को लगा कि उसे कोई अपना मिला है। उसने काका के साथ रहने का फैसला कर लिया। अब आरव खेतों में काम करने लगा, हल चलाना, पानी देना, फसल उगाना। दिन भर मेहनत करता, लेकिन दिल में सुकून था। न कोई राजकुमारी, न कोई डर। रात को वो आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, मां, अब मैं ठीक हूं। उधर महल में जब कई दिन तक आरव नहीं आया तो तीनों राजकुमारियां बेचैन हो गईं। आर्या कमरे में टहल रही थी, वो आया क्यों नहीं? काव्या गुस्से में बोली, कहीं भाग तो नहीं गया? तन्वी घबरा कर बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने सैनिकों को भेजा, उसे ढूंढ कर लाओ। लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे तीनों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। आर्या रोते हुए बोली, हमने उसे बहुत परेशान किया। काव्या ने सिर झुका लिया, वो कभी गलत नहीं था।
तन्वी की आंखों से आंसू बह रहे थे। हमने उसे खो दिया। पहली बार तीनों के दिल में घमंड की जगह पछतावा आया। राजा वीरेंद्र सिंह को जब ये सब पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, तुम तीनों ने एक निर्दोष लड़के को मजबूर कर दिया, ये बहुत गलत किया तुमने। फिर उन्होंने पूरे राज्य में आदेश दिया, आरव को ढूंढो, लेकिन उसे सम्मान के साथ वापस लाओ। सैनिक गांव-गांव खोजने लगे और आखिरकार उन्हें आरव एक खेत में काम करते हुए मिल गया। सैनिक ने कहा, आरव, राजा ने तुम्हें बुलाया है। आरव चौंक गया, मैं वापस नहीं जाना चाहता। तभी धीरज काका बोले, बेटा, कभी कभी भागने से समस्या हल नहीं होती, जाकर सच का सामना करना चाहिए। आरव ने गहरी सांस ली और आखिरकार वो वापस जाने के लिए तैयार हो गया। अब क्या होगा? क्या राजकुमारियां सच में बदल गई हैं? क्या आरव उन्हें माफ करेगा? आरव को सैनिक सम्मान के साथ महल लेकर आए। इस बार वो पहले जैसा डरा हुआ मजदूर नहीं था, बल्कि एक शांत और मजबूत इंसान बन चुका था। राजा वीरेंद्र सिंह ने उसे अपने सामने बुलाया। आरव बेटा, मुझे पता है कि मेरी बेटियों ने तुम्हारे साथ गलत किया। राजा की आवाज में पछतावा था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आरव घबरा गया। महाराज, आप ऐसा मत कहिए, आप मेरे राजा हैं। तभी दरबार के दरवाजे खुले। तीनों राजकुमारियां अंदर आईं। उनके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था, बल्कि शर्म और पछतावा था। सबसे पहले आर्या आगे आई। आरव, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। फिर काव्या बोली, हम अपनी जिद में अंधे हो गए थे। और आखिर में तन्वी ने कहा, हमने तुम्हें इंसान नहीं, खिलौना समझ लिया। पूरा दरबार शांत था। सबकी नजरें आरव पर थीं। कुछ पल के लिए आरव चुप रहा। उसे अपनी मां की बातें याद आईं। बेटा, हमेशा सच्चाई और माफी का रास्ता चुनना। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं आप सबको माफ करता हूं। ये सुनते ही तीनों राजकुमारियां रो पड़ी और पहली बार उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आरव, तुम सिर्फ नेक ही नहीं, बल्कि समझदार भी हो। फिर राजा ने एक बड़ा फैसला लिया। मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो और मेरे साथ मिलकर इस राज्य को संभालो। पूरा दरबार हैरान रह गया। एक मजदूर अब राज्य का हिस्सा बनने जा रहा था। आरव ने विनम्रता से कहा, अगर मैं यहां रहूं तो मैं सिर्फ एक शर्त पर रहूंगा। राजा ने पूछा, क्या? आरव बोला, राजकुमारियां अब घमंड नहीं करेंगी और हमेशा लोगों की मदद करेंगी। तीनों ने तुरंत सिर झुका दिया। हम वादा करते हैं। धीरे धीरे महल का माहौल बदल गया। आर्या अब गरीबों को कपड़े दान करने लगी। काव्या जरूरतमंदों की मदद करने लगी। तन्वी बच्चों को खुश करने के लिए महफिल सजाने लगी। तीनों बहनें अब एक दूसरे से प्यार करने लगी। आरव अब भी वही था, सीधा, सच्चा और मेहनती। वो रोज लोगों की मदद करता, राजा के साथ बैठकर फैसले लेता, लेकिन हर शाम वो एक जगह जरूर जाता, अपनी मां की कब्र के पास, और कहता, मां, आज जो भी हूं आपकी वजह से हूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको सबसे ज्यादा कौन सा किरदार पसंद आया? और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, घमंड इंसान को गिराता है और सच्चाई उसे ऊंचा उठाती है।